रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगरी। फैसलों की बात करें तो यकीनी तौर पर जिस फैसले का इंतज़ार था उस फैसले की जानिब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया बढ़ रही है। यकीनी तौर पर इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग जो तवील अरसे तक जारी रही, जिसमें ईरान अपने मौक़िफ़ पर डट के खड़ा रहा और ईरान का नुक्ता नज़र मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था, मगर इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि अमेरिका और अमेरिका के जो है इत्तेहादी यानी कि इसराइल नेतन्याहू भी प्रेसिडेंट ट्रंप का साथ उस तरह से नहीं दे रहे थे जिस तरह से देना चाहिए। मगर यहाँ पर अब जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, बहस इसी पे है। मगर यहाँ पे दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने लोगों को ये बताने में मसरूफ़ हैं कि जी हमने इस डील में बहुत कुछ पाया। अगर देखा जाए तो ईरान की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि ईरान अपने मौक़िफ़ पे आज भी उसी तरह खड़ा है जिस तरह से पहले दिन खड़ा था, मगर अब सूरत हाल बदस्तूर रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो मुज़ाकरात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बड़े अहम थे, वो तय पा गए हैं। अब 19 तारीख को जो फ़ैसला होना है और बैठना है और साइन करना है प्रेसिडेंट ट्रंप ने और ईरान यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में, वो भी एक तारीख़ी लम्हा होगा जिसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। ये स्विट्ज़रलैंड जेनीवा में जो साइन होने जा रही है, इससे नताइज क्या निकलेंगे, फिर उसके बाद 90 रोज़ तक जो है मुख्तलिफ़ उमूर पे बातचीत होती रहेगी और जो कि अमेरिका अब कह रहा है कि अब हम डायरेक्ट जो है बराह रास्त जो है ईरान से खुद बातचीत करेंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जो था वो बड़ा अहम था, जो कि है भी, मगर इसके साथ साथ ये भी तय है कि कल से ये बात हो रही थी कि शायद पाकिस्तान इस मुज़ाकरात से अब जो कि अमेरिका और ईरान बराह रास्त बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं होगा। मगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बात की गई कि हम भी इस मुज़ाकरात और साइनिंग सेरेमनी जिसको कह सकते हैं उसमें शिरकत के लिए वो भी जेनीवा जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर कहा जाए कि कल भी जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर अपने जो है सोशल मीडिया एक्स पे जो है ट्वीट सबसे पहले शेयर किया और वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, और उसके बाद जो है फिर उसी जो है एक्स अकाउंट पे जो ट्वीट किया था उस पे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसको रीट्वीट किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कोशिशें हैं, मगर सफ़ाए मातम जो है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान और दिल्ली में बिछा हुआ है और दिल्ली के हुक्मरानों से ये पूछ रहे हैं लोग कि हम कहाँ हैं, और हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि हमारे जो लोग अमेरिका ने जो मारे थे, जो हमारी जो कश्तियों पे जो हमले हुए थे, हमारे बहरी जहाज़ों पे जो हमले हुए थे, और एक वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें जो है इंडियन जो है जो हमलों में मारे गए उनकी डेड बॉडी भी नरेंद्र मोदी विश्व गुरु यानी कि हिंदुस्तान नहीं ला सके। विश्व गुरु 56 इंच के सीने रखने वाला नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार पर इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है। माना कि इस वक्त नरेंद्र मोदी कह चुके हैं और उनकी बीजेपी और उनके वज़रा कह चुके हैं कि विश्व गुरु जो है मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा तो कर रहे हैं, मगर अपने 2 से 4 जो लोग मर चुके हैं इन हमलों में, उनकी डेड बॉडियां तक अपने देश यानी कि मुल्क में वापस नहीं ला सकते। तो ये कई सही सवाल उठ रहे हैं। क्या ईरान जो इस वक्त डील करने जा रहा है उसमें $300 मिलियन की अदायगी की खबर, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है कि वो झूठी है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ना पैसे देंगे ना पैसों की बात हुई है। मुज़ाकरात में शराइत दोनों तरफ से जो है वो बड़े अहम हैं। इन शराइत पे का नतीजा क्या निकलेगा, या फिर ये भी मुआहदा वैसा ही होगा जैसा कि माजी में बराक ओबामा से या फिर उससे आगे जो कि जो है जो बाइडन के साथ मुआहदा हुआ था वो ही होगा, या कोई इससे हट के मुआहदा होगा। क्या इस मुआहदे में प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी कह रहे थे मेरा भी शायद जाना हो, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो ये मुआहदा कितना मौसर रहेगा, कितना ताकतवर रहेगा और कब तक चलेगा, ये शक व शुबात हैं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान हैं अब्दुल्ला गुल हमीद साहब, चेयरमैन नौजवान पाकिस्तान पार्टी और सीनियर तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हैं, माहिर हैं बैनुल उमूर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सालेह बश्ती साहब हैं, सीनियर जो है सहाफ़ी हैं और ईरान से हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं और मौजूद हैं। ईरानी माहिर उमूर हैं ईरान के, आपका बहुत शुक्रिया सर तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साल साहब के इस वक्त जो
कुछ जो खबरें आ रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से वाज़े तौर पे कहा गया है क्या लेना क्या देना, पैसों की तो बात ही नहीं हुई, ये महज ईरान और ईरान की खबरें, ऐसी कोई डील नहीं हुई। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये एक ऐसी डील थी जो ईरानी अवाम को तो खैर इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसीलिए आप अभी देख रहे हैं ईरान की सड़कों पर जो अवाम निकली हुई है, वो रोज़ जो है इस टॉक्स के खिलाफ और ये जो अभी जो नुकात तय पाए उनके खिलाफ नारेबाजी करती हुई आपको नजर आएंगी, और इनके कुछ अवामी लीडरान भी। लेकिन ईरानी गवर्नमेंट जो है कुछ हवाले से मजबूर थी कि वो ये मुज़ाकरात करें। जिस तरह से पहले भी ईरान ने और जमहूरियत इस्लामी ने तमाम दुनिया को समझाया था और बताया था कि अमेरिका जो है किसी की मफाद को नहीं देखता, वो किसी की हिफाजत नहीं करता। ये बात ईरान ने जो है जीसीसी ममालिक को बहुत समझाई, लेकिन उनको समझ नहीं आई। उन्होंने पूरे खित्ते को जो है अमेरिका के हवाले कर दिया, खासतौर पर यूएई ने एक तरह से अपने जो मुल्क को जो इसराइल के हवाले कर दिया, और यहाँ पर जो है अपने दोस्त के दुश्मनों को जगह दी और उनको ये मौका फराहम किया कि वो उनके ऊपर हमलावर हों। और उसके नतीजे में ईरान ने फिर अपना मुद्दा साबित कर दिया दुनिया के सामने कि अमेरिका किसी का मुहाफिज नहीं हो सकता, इसराइल किसी का मुहाफिज नहीं हो सकता। अगर किसी को अपनी हिफाजत करनी है तो वो अपनी खुद के बलबूते पर करेगी। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी ईरान एक तरह से मजबूर थी, कुछ अपने दोस्त ममालिक जो उन पर प्रेशराइज कर रहे थे शुरू से ही कि मुज़ाकरात कर लें, मुफाहमत कर लें और इसको टॉक्स के जरिए खत्म कर लें। देखें, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक दफा अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं मिसाल के जरिए कि अगर इंडिया कल को आए और आपके प्राइम मिनिस्टर को सीधा सीधा कत्ल कर दे, अल्लाह ना करे, या आपके आर्मी चीफ को निशाना बनाए, या आपके पूरे जनरल के स्क्वाड को उड़ा दे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा तस्वुर में भी हम नहीं सोचते कि हमारे वजीर आजम या फील्ड मार्शल को हिंदुस्तान कत्ल करने से पहले सोचेगा तो उसके हाथ हम काट देंगे। बिल्कुल, देखें आपका क्या रिएक्शन है, और अगर उसके बाद इंडिया आपसे इस जबान में मुखातिब हो कि चलो मैंने मार दिया, अब आओ मेरे साथ मुज़ाकरात करो, अगर नहीं करोगे तो हम दोबारा तुम्हें मारेंगे, तो क्या आपका रिएक्शन क्या होगा उस वक्त? जिस तरह आपने भी कहा, हम उसके हाथ काटेंगे, उसकी आंखें निकालेंगे, उसके पैर काट देंगे। बिल्कुल ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ईरान यको तन्हा इस वक्त मैदान में था और इसके तमाम तर अतराफ में जितने भी इसके दोस्त ममालिक भी थे वो भी उसको प्रेशराइज करते थे कि आप टॉक्स कर लें, मुफाहमत कर लें, मुज़ाकरात कर लें, तो ईरान मजबूरी के तौर पर वो टॉक्स के टेबल पर डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की जानिब जाऊंगा, शामिल गुफ्तगू करवाऊंगा उनको भी प्रोग्राम में। कंप्लीट, सिर्फ मुझे एक जुमला कंप्लीट करने दीजिए जनाब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद भी ईरान आया ताकि अपने दोस्तों को भी ये बता सके कि हम जंग में जीते हुए थे, हम अपने आप को मैदान में मनवा चुके थे। अगर हम दोबारा टॉक्स पे आए, अगर हम पहले भी थे, तो आपके कहने पर आए, और यहाँ पर इसलिए आए ताकि आपको पता चले कि अमेरिका का मकरूह चेहरा और इसराइल का मकरूह चेहरा क्या है। बिल्कुल साथ रहिएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सिर्फ फरमाइएगा, आलमी जंग और जंग के बादल अब हटते हुए आपको नजर आ रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप बारहा कई दफ़ा उन्होंने कहा था कि डील के करीब पहुंच चुके हैं, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी नहीं, मगर अब हलाल करके उन्होंने ये नवीद सुनाई है कि जी 19 तारीख को जो है बड़ा फैसला होने जा रहा है और साइनिंग सेरेमनी होने जा रही है। तो सर, इसमें अब हम ये भी है कि बहुत से लोग और ख़ास तौर पर जो है हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है कि पाकिस्तान ने कोशिश की, मगर ये क्या हुआ कि जो है साइन की सेरेमनी जो है वो जो है लेके गए स्विट्ज़रलैंड, इसकी वजह क्या बनी सर? अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं हमारे साथ? चले, डॉक्टर रिजवान साहब आपकी तरफ से सर यही सवाल। जी बहुत शुक्रिया गौरी साहब अपने शो में मदऊ करने का। देखें, अभी पाकिस्तान ने जो एफर्ट करनी थी, पाकिस्तान की एफर्ट तो पूरी दुनिया के सामने थी, जो पाकिस्तान ने काविशें की, और इन काविशों को ईरानियन लीडरशिप, अमेरिकी लीडरशिप, यूरोपियन लीडरशिप, दुनिया की तमाम लीडरशिप ने सराहा कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट रहा दोनों पार्टीज को। अब बात आती है कि ये जनेवा कैसे चला गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि देखें, बहुत सारे, आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे हमसाया मुल्क में आग लगी हुई है। वो आग यही लगी हुई थी कि किसी तरह से ये पाकिस्तान से निकले, ये किसी तीसरी जगह पे चला जाए जहां पे सेरेमनी हो, पाकिस्तान को क्रेडिट ना मिल जाए, पाकिस्तान को आने वाला नोबेल प्राइज ना मिल जाए, पीस प्राइज। अब ये जो मामला होते हैं, ये जियो पॉलिटिक्स जो होती है ना, बड़ी वियर्ड होती है। इसमें इंडिया ने भरपूर कोशिशें की, और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आप देखें अमेरिकन सियासत को,
अमेरिकन पॉलिटिक्स को तो सबसे बड़ी लॉबीज दो हैं। एक एपैक है, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसे इजराइल लॉबी कहते हैं, और दूसरी इंडियन पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसे इंडियन लॉबी कहते हैं। तो आप ये समझे कि इंडियन लॉबी क्या, जेडी वैंस जिनकी अहलिया भी हिंदू डिसेंट से हैं, क्या वो इन चीजों को मुतासिर नहीं कर सकती? मैं तो इस चीज में बिल्कुल सीरियसली कहता हूं कि आज इंडिया की जो स्टैंडिंग है वो जीरो हो चुकी है। और वो आप देख सकते हैं, खैर वो आपके प्रोग्राम से परे हट जाएंगे, कॉकरोच पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो बोलती है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कहां स्टैंड करती है। अब आ जाती है दूसरी चीज। देखिए, अब विलियम ब्रदर्स ने जहाज इजाद कर दिया, लेकिन आप ये देखें कि तो आज जितना भी कोई मॉडर्न जहाज बना हो, वो कहते हैं कि वो विलियम ब्रदर्स ने इजाद किया था। तो टॉक्स पाकिस्तान ने इनिशिएट की थी। आज टॉक्स कहीं भी निकले तो पाकिस्तान को क्रेडिट जाना चाहिए। तो लिहाजा मैं डॉक्टर साहब, शायद आपके रवानगी में वो गलत जुमला निकल गया, तो अब्दुल हमीद गुल साहब कुछ दुरुस्तगी के लिए वो कह रहे थे। जी जी जी, राइट ब्रदर्स। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच। राइट ब्रदर्स, थैंक यू। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाना चाहिए कि टॉक्स पाकिस्तान में इनिशिएट हुई थी। बिल्कुल। अभी ये है, देखें, दो चीजें खड़ी हैं। अब ये अमेरिका मजबूर क्यों हो गया? अब देखें, अमेरिका और इसराइल एक पेज पे नहीं है। नेतन्याहू की सारी सियासत डूब गई, नेतन्याहू के पल्ले कख नहीं बचा। अब वो लेबनान के ऊपर जो हमला किया उसका कब्जा नहीं छोड़ना चाहते, ताकि अपनी जनता को, अपनी आवाम को दिखा सकें कि देखें हमने क्या अचीव किया। अमेरिका को जो 300 बिलियन से ज्यादा, मतलब कहते कुछ 500 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान अलहदा से हुआ, उसका 6 बिलियन का इक्विपमेंट अलहदा से हुआ। इसराइल का 12 बिलियन, वैसे क्या 2 बिलियन अमेरिका देता है एनुअली, यानी कि 5 साल की इमदाद अमेरिका की जाया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, साथ ही रहेगा अब्दुल हमीद गुल साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद गुल साहब। फरमाइएगा सर कि पूरा माजरा आपके सामने, मुसलसल जंग में और जंग के दिनों में जब से ये आगाज़ हुआ है, आप हमारे साथ ही रहे। आपके तज़िये, आपके मुख्तलिफ आरा जो है बड़ी अहम लोगों तक पहुँचाने की हमने भी कोशिश की अपने शो के थ्रू, मगर सर अब अलाला करके आए, देर आए दुरुस्त आए। अब यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अब कहा है कि 19 तारीख को जो है साइन करने जा रहे हैं मुआहदा जो दोनों ममालिक के बीच में होगा, तो वाकई होगा या फिर इससे भी मुकर जाएंगे, क्या यू टर्न ले लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका इसलिए भी शुक्रिया क्योंकि आपने मेरी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने में किरदार अदा किया है, एंड आई एम थैंकफुल टू यू। देखिए, बिल्कुल 19 जून को इंशाल्लाह ताला बुगिनस्टॉक के अंदर स्विट्जरलैंड में इंशाल्लाह ये मुआहदा तय पाने जा रहा है। और बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, असल में इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, बाकी भी वो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मुंह से ये चीज़ निकाली गई, लेकिन मुझे भी इस पे अफसोस था कि आप पाकिस्तान से मुआहदा इस्लामाबाद की जगह बुगिनस्टॉक के अंदर करने जा रहे हैं। तो ये क्यों करने जा रहे हैं? असल मसला ये है कि इसके अंदर इजराइल और हिंदुस्तान तो अपना किरदार अदा करेंगे, जैसे अभी फरमाया, जेडी वैंस की बेगम भी हैं। उसके अलावा इंडिया का बहुत एक क्लाउट है वहाँ मौजूद। इजराइल का तो आपको पता ही है कि उन्होंने तो हमला करवा दिया एक मुल्क के ऊपर, तो इससे ज्यादा और क्या क्लाउट होगा। लेकिन अब वो ये, इसके पीछे 2-3 और भी बातें हैं, क्योंकि जेनेवा जो है और स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क समझा जाता है जहां अमूमन तमाम इस किस्म के एक न्यूट्रल उसका इम्पैक्ट है, और इसके वजह से ये एक मुआहदा वहां करवाया जा रहा है। लेकिन इसको आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें ज़ायनिस्ट लॉबी, जूइश लॉबी और इंडियन लॉबी, उसने एक अपना बहुत ही मकरू किरदार अदा किया, और करना भी चाहिए था। उनका काम ही यही है कि वो एक फितना फसाद पैदा करें, और फितना फसाद पैदा करके ही उन्होंने जंग की थी। लेकिन यहाँ बात शुरू होती है कि क्या ये जंग बंदी का मुआहदा है? तो नहीं, मुआहदा तो नहीं है ये तो एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको याद है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक $22 बिलियन का MOU जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब के दौर में, जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे, तो एक तय पाया था। लेकिन फिर वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही रहा, उसका मैच्योर नहीं हो सका। बहरहाल वो तो एक तारीख है। लेकिन अब इस क्या मुआहदा तो तब तय होगा ना जब ये तमाम शराइत जिनके ऊपर, जिनको कहते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस,
जो TORs हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब वो तय होंगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ईरान के जो मुख्तलिफ एसेट्स हैं, फ्रोजन एसेट्स, उनको अनफ्रीज किया जाएगा और वो भी मरहलावार किया जाएगा। इसके साथ ही मेरे ख्याल में उनके ऊपर जो मुख्तलिफ सैंक्शंस लगी हुई हैं, ऑलमोस्ट 3600 सैंक्शंस हैं, उसके अंदर से जो सैंक्शंस डिप्लोमेटिक हैं और साथ के साथ फाइनेंशियल हैं, वो तो मुझे उसके अंदर कमी नजर आ रही है। लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी के हसूल है, तो टेक्नोलॉजिकल मामले के ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि वो सैंक्शंस उनको अनलिफ्ट करेंगे। दिस इज वन। सेकेंडली ये है कि जब ये तमाम कंडीशनैलिटीज मीट हो जाएंगी जी। तो उसके बाद पता चलेगा कि आपका 1 माह के बाद जब अमेरिका मजीद फौज नहीं भेजेगा, अपने जो फौजी हैं उनकी तादाद कम करेगा जो इलाके के अंदर, और ख़ास तौर पे हुर्मुज़ की बंदिश खोलेगा, ईरान के ऊपर जो उनका पहले $12 बिलियन और फिर सेकंड किस्त के अंदर 12 मजीद बिलियन डॉलर गुल साहब, दूसरी करेगा और तरफ दूसरी तरफ ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है जो ज़ेर बहस भी है मुख्तलिफ पाकिस्तानी हलकों में और जो है मुख्तलिफ ममालिक में भी ये जिक्र हो रहा है कि क्या ईरान जो है इस वक्त जिस तरह से ताकत से लड़कर और एक सुपर पावर और एक नेतन्याहू जैसे पागल शख्स को उन्होंने कहीं ना कहीं तो झुकाया तो है, तो इसकी अहमियत जो है अब ईरान की इस खित्ते में अरब मुल्कों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, या आप समझते हैं कि वाक़तन जो है अब ईरान जाके पड़ोसियों के साथ भी जो जैसे कि यूएई ने भी पैसे देने की बात की है कि जी ठीक है हम दे रहे हैं, तो उस कदकाठ में जो है इजाफा होगा, ताकत में इजाफा होगा और ये ममालिक दिलो जान से तस्लीम तो मुझे नहीं लग रहा बेइज्जत सहाफ़ी के इनको करें, मगर अगर करते हैं मजबूरन मजबूरी के तहत भी, तो वो किस हद तक होगा सर? देखिए, आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात यह है कि यूएई ने उसको डिनाई कर दिया है कि हमने पैसे दिए हैं, लेकिन बहरहाल सब दुनिया जानती है हकायक को। एनी हाउ इस बात में नहीं पड़े, इस बात पे पढ़ते हैं कि खित्ते के अंदर एक मुल्क था जिसका नाम था ईरान, उससे सबको डराया गया, धमकाया गया, उसका खौफ पैदा किया गया और अपना असला बेचा गया बिलियंस ऑफ डॉलर का, और उनकी तायद हासिल की गई और उन ममालिक से अपने मुल्क में $3.25 ट्रिलियन की मुआहदात इन्वेस्टमेंट के किए गए। लेकिन जब वक्त आया तो पता चला कि इजरायली और अमेरिकन सिक्योरिटी नाकाफी है, बल्कि वबाले जान है। इसलिए ये चीज तो अब साबित हो गई। इसलिए जिस मुल्क से डराया जाता था, अब जो वो लोग डराने वाले थे वो तो खुद ही वहां से दुकान अपनी बढ़ाने वाले हैं। और अगर ये हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? देखिए, इस MOU के अंदर इजराइल शामिल नहीं है जी। और अगर इजराइल शामिल नहीं है तो फिर ये मुआहदा कितनी हद तक वफा हो सकता है? क्या बिल्कुल। सवाल पहला यह है कि क्या ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तरक हो गया? जवाब नफी। क्या गजा के ऊपर वो 1967 फलस्तीन वाली जो पोजीशन है, क्या उस पे जाने के लिए तैयार हैं? अल-कुद्स शरीफ को कैपिटल बनाने के लिए तैयार हैं? जवाब है नफी के अंदर। क्या उन्होंने जो है वो अपने अज़ाइम जितने भी एक हेजमोनिक हैं और जो उन्होंने तकरीबन अभी जो लबनान के ऊपर एक डीप अंदर जाके कब्जा किया है, क्या वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या लितानी दरिया को वो छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसके ऊपर नजरें जमा के उन्होंने लबनान पर हमला किया? तो इसका तो तमाम सवाल नफी के अंदर है। इसलिए बड़ी तरीके से इजराइल को इससे दूर रखा गया। ये मुआहदा अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहा है। बिल्कुल। दूसरी जानिब अमेरिका अपना बेस बढ़ा रहा है। जी आप फरमाइए कुछ। सर मैंने कहा साथ ही रहेगा, तो मैं डॉक्टर साले की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, अगर ईरान की बात करें, सरजमीन ईरान की बात करें, जिस तरह से जो है अब्दुल अमीन गुल साहब भी फरमा रहे थे कि इस खित्ते में ईरान को पेश करके दिखा के और डराया गया, अपना वेपन भेजा गया और दूसरे मजबूत अमेरिकन बेस बनाए गए, मगर ईरान ने तो सबको उखाड़ पकाड़ के फेंक दिया और उसके साथ साथ यूएई की जैसी सूरत हाल पैदा हुई, वो भी पूरी दुनिया के सामने। मगर अब ये जो फैसला होने जा रहा है, जैसे MOU साइन कहें, डॉक्टर अब्दुल अमीन गुल साहब भी कह रहे हैं, तो इसके नताइज जो निकलेंगे, क्या ईरानी कौम या ईरानी जो है लीडरशिप इसके लिए तैयार है कि तमाम ममालिक के साथ जो है अब दोबारा सफारती लेवल पर ताल्लुकात बेहतर हों, और किस तरह से आगे बढ़ेंगे?
देखें, जिस तरह से मैंने अपने गुफ्तगू के पहले हिस्से में भी अर्ज़ किया कि ईरान तो शुरू दिन से जो है तमाम अपने हमसाय ममालिक और दोस्त ममालिक ख़ास तौर पर दुनिया इस्लाम को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक इस्लामी इत्तेहाद ज़रूरी है और जी। इस्लामी ममलिकत के दरमियान मुफ़ाहमत ज़रूरी है और इसराइल और अमेरिका कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, मुहाफ़िज़ नहीं हो सकते, जिस तरह की कुरान की आयत भी है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो आपने अभी सवाल किया कि क्या ईरान तैयार है, देखें जब से सैयद मुश्तबा खामेनेई सुप्रीम लीडर बने ईरान के इस 2 से ढाई महीने के अरसे में इन्होंने जो है जितने भी पैगामात दिए हैं उसमें या तो बराह रास्त या तो जो है इनडायरेक्टली जो है अरब ममालिक को खास तौर पर और तमाम इस्लामी ममालिक को मुखातब करके बारहा यही कहा कि अगर हम आपकी सरजमीन पर हमला करने पर मजबूर हैं तो वो खुद आपकी जो है वहां पर इस बात को यकीनी बनाना कि इसराइल या अमेरिका जो आपके बेस को इस्तेमाल करें तो हम सिर्फ उसको निशाना बना रहे हैं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बल्कि उन्होंने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये भी कहा कि हम जो है 7 मंतक़े में खित्ते में मिलकर चलने के लिए आमादा हैं, तैयार हैं। और न सिर्फ ईरान नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रहे, एक मुल्क की बात नहीं कर रहे या एक कौम की बात नहीं कर रहे, दुनिया इस्लाम वो आए साथ मिलकर इस पूरे मिडल ईस्ट के लिए, पूरे एशिया के लिए यहाँ पर आए, हम बैठकर यहाँ पर एक मुआहिदा करें और पॉलिसी मेकर हम बने। हम कहें कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, हम कहें कि मिडल ईस्ट में कहाँ पर अमन होनी है, कहाँ पर नहीं, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को हमने अमन का गहवारा बनाना है। हम फैसला करें कि फलस्तीन के जो आगे फ्यूचर है वो किस तरह से होगी। हम बताएं कि इसराइल को कहां तक आना है, कहां तक नहीं आना। हम बताएं कि ग्रेटर इसराइल का फ्यूचर क्या होगा। तो ये तो ईरान बारहा पहले से कह रहा है और एक तरह से ईरान ने भी साबित भी कर दिया है कि वो किसी मुल्क के लिए न सिर्फ थ्रेट नहीं है बल्कि वो दुनिया इस्लाम के लिए एक सहारा भी। देखें किसी ने क्या खूब, अभी मैंने एक लाइन पढ़ी किसी की, वो लिखे हुए थे उन्होंने कि अगर ईरान तने इस वक्त दुनिया इस्तिकबार के सामने खड़ा है सीसा पिलाए दीवार बनकर और जंग में उसने अपना लोहा मनवा लिया है, तो आप खुद सोचें अगर दुनिया इस्लाम मुत्तहिद हो जाए और दुनिया इस्लाम एक साथ मिलकर इस खत्ते में अगर इत्तेहाद का मुजाहरा करें और इत्तेफाक का मुजाहरा करें तो फिर नतीजा क्या होगा? सर मौका भी है तो मैंने सवाल लाजमी आपके सामने रखना है कि यहाँ पर ईरान ने तो बारहा जो भी किया, जो भी इस वक्त कुर्बानी है वो उससे बिल्कुल आया है, मगर इस जंग से पहले भी कुलभूषण यादव जैसा शख्स और कई रॉ के एजेंट आपके यानी कि ईरान में मौजूद थे और रॉ का नेटवर्क, मोसाद का नेटवर्क जिस तरह से पेनिट्रेट कर रहा था ईरान के अंदर, तो ईरानी इंटेलिजेंस को वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने एविडेंस भी दिए। उसके बावजूद जो है ईरान का नुक्ता नज़र निस्बतन पाकिस्तान से इंडिया के साथ बहुत अच्छा रहा, मगर इस मुश्किल घड़ी में नरेंद्र मोदी और बीजेपी हिंदुस्तान आपके साथ यानी कि ईरान के साथ नहीं खड़ा रहा और आपने और आपके यहाँ से ही खबरें आई कि सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क मोसाद का और रॉ का जो पंडित लोग थे वहाँ पे पकड़े भी गए। तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस मरहले से निकलेंगे, अल्लाह करे कि क्योंकि पाकिस्तानी कौम की दुआ भी है और मदद भी है, तो उसके बाद नताइज क्या होंगे? क्या मोदी सरकार से, दिल्ली से कारोबारी रास्ते होंगे, वाबस्तगी होगी, या फिर इस पर भी होगा कि नहीं जी अब बहुत हो गया कि आपने क्या कुछ किया हमारे साथ? देखें हिंदुस्तान के मामले पे ईरान का जो मौक़िफ़ है वो पहले से वाज़ेह ही था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप कश्मीर स्टांस के ऊपर देख लें, ईरान का हमेशा मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान के साथ रहा है और उन्होंने हमेशा जो है जालिम और मजलूम के दरमियान जब भी ईरान के सामने चॉइस आया, मेन चीज़ ये है कि जालिम और मजलूम के दरमियान जब भी ईरान के सामने चॉइस आया तो ईरान ने जो है मजलूम का साथ दिया, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो इसके अलावा अभी आपने जो रिसेंट हिंदुस्तानी खियानतों की बात की तो 100% ईरान ने जिस तरह से उस दिन भी दफ्तर वज़ारत ख़ारिजा से खास तौर पर जो इनका डेना जो शिप का मामला आया उसको जो अमेरिका ने हिट किया और उसके ऊपर भी हिंदुस्तान से तशवीश हुई और उसके बाद भी तो ये एक वो है ईरान के लिए काबिल गौर चीज़ है और ईरान इस पर गौर भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने उस दिन दफ्तर ख़ारिजा का एक बयान भी देखा कि वो जो है इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत कर रहे थे कि जिस तरह जिस दिन पहले दिन ईरान पर हमला हुआ, जिस हमले में सुप्रीम लीडर शहीद हुए, उस दिन जो है नरेंद्र मोदी जो है इसराइल में जो है मैं वहां पर नेतन्याहू के साथ जो है वो जफ्फियां डाल रहे थे, हक्स कर रहे थे। तो जाहिर है ईरान के लिए एक काबिल तामुल काबिल गौर चीज़ है, ईरान जरूर जो है, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान पर ईरान ने कभी हिंदुस्तान को फोकियत दी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, कुलभूषण के हवाले से ईरान ने जो है यहाँ पे जो हमें इतलात है उस हवाले से जो है ईरान ने काफी उसके बाद भी इंटेलिजेंस जराये के हवाले से और इतलात के हवाले से पाकिस्तान के साथ बहुत मदद की है। वाइस वर्सा पाकिस्तान ने भी ईरान की बहुत ज्यादा मदद की है और इस बात की यकीन दहानी की कि खत्ते में और खासकर बॉर्डर एरिया जो खासकर जो
जुंदुल्ला का और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप का ये उठाना ले जाना और मार देने वाला एक सिलसिला, इसको रोका जाए और इस पर काफी उन्होंने काबू भी पा लिया है। तो ये खुशाइन चीज है। बिल्कुल। डॉक्टर रिजवान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि माना कि अब जब ये 19 तारीख को मायदा होना जाएगा, इससे पहले जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पे एक एलानिया बात करते हुए कहा कि मैं नेवल को हुक्म देता हूं कि वो वापस जाएं और ब्लॉकेजेस ख़त्म करें, और जहाज़ों को कहा है कि इंजन स्टार्ट करें और तेल की रसाई पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा है या सिर्फ ये ट्रुथ सोशल तक ऐलानात की हद तक था? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ट्वीट करते थे, आपको पता हो कि वो कहते थे द एग्रीमेंट इज वेरी क्लोज। जी। वो जब ये कहते थे डील, तो स्टॉक्स जो है अमेरिका में वो ऊपर चढ़ जाते थे और तेल की कीमतें वो कंट्रोल में आ जाती थी। और बहुत सारे जो हैं चैनल वो कहते थे ट्रंप बीइंग अ बिजनेसमैन इज प्लेइंग द ट्रिक। अच्छा, अब अब्दुल्ला साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये वो एग्रीमेंट नहीं है जिसका वो कहते हैं कि मुकम्मल, जिसपे एक गारंटर्स भी होते हैं, साइन करते हैं, टेक्निकल बात है। अब देखिए, ये जो वायदा होने जा रहा है, चाहे एमओयू है, एमओयू के बाद मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो चीज होती है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे खित्ते में होगा। अभी पहली चीज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना, जिसका $5 ट्रिलियन तक वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान हो चुका है सो फार 100 डेज में। अब इतना बड़ा नुकसान है कि दुनिया पूरी की कहते हैं ना कमर तोड़ के रख दी है। ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर यही था। अब आती है बात, इसमें जो इसराइल है, इसराइल बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। वो एक स्पॉइलर रहा है, उसने दोबारा से कोई ऐसी कोशिश करनी है कि उनकी सियासत चमक जाए। अब तीसरी बात आती है कि अब यूरोप ने, नेटो ने, मैं ये समझता हूँ जिंदगी में पहली दफा बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया कि ये जंग जो है पूरे खित्ते में फैल जानी थी। आप ये देखिए कि नेटो ने पहली दफा कहा कि अमेरिका और इसराइल इसको मिलकर के देखें, और वर्बली दे पेड अ लिप सर्विस ओनली कि अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू किया, हमें कंसल्ट नहीं किया। उस पर ट्रंप ने काफी चीजें थ्रेटन भी की है इनको, लेकिन मैं समझता हूँ जंग कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, 2-3 चीजें हैं। तेल की कीमतें बहाल हो जाएंगी जी। नंबर 2, दुनिया में इकोनॉमी बहाल हो जाएगी। नंबर 3, उसमें क्या होगा कि अब एक नई स्ट्रेटजी के साथ अमेरिका और इजराइल ईरान को दोबारा घेरेंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें ईरान एक्सेप्टेबल नहीं है। ईरान, तीसरी चौथी बात, ईरान अब चाहेगा कि किसी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स अचीव करे, क्योंकि वही गारंटी करते हैं बैलेंस ऑफ टेरर को खित्ते में। बड़े मशहूर स्कॉलर हैं केनेथ वॉल्ट्स ने कहा था अगर आप मिडिल ईस्ट में अमन चाहते हैं तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन ले लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि खित्ते में जब तक बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ टेरर नहीं आता तो इसराइल ये कार्रवाई जारी रखेगा। और सबसे अच्छी खुशहाली बात यह है कि अगर एमओयू भी साइन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो बीज है जो पाकिस्तान ने बोया अब वो पौधा बन गया। अल्लाह करे एग्रीमेंट बने, वो दरख्त भी बने। तो मेरा ख्याल है इस पे मैं ये क्लोज करूंगा कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन फिर फिंगर्स क्रॉस्ड, दो स्पॉइलर इंडिया और इसराइल इसमें अपना पूरा किरदार अदा न करें। इसका पहले जिक्र कर चुके हैं मेरे साथ अब्दुल्ला साहब भी और डॉक्टर साले भी। जी गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। गुल साहब, अब प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन भी जा रहा है, मगर इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने स्टार्ट में अपने इंट्रो में भी कहा था कि सफ़ाई मातम यकीनी पाकिस्तान में जो भी कामयाबियाँ अचीव करता है पाकिस्तान, या जो अच्छा काम करने जाता है, तो दिल्ली वालों को, मैं अल्फाज क्योंकि सहाफ़ती मुझे एथिक्स इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं वो इस्तेमाल करूँ, मगर वो उनको जो है चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, मैं इसको इस तरह से ही कर देता हूँ। तो इस वक्त पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की हैं, मगर दिल्ली परेशान है, और दिल्ली के अंदर जो है इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इवन के अपोजिशन तक भी ये सवाल कर रही है कि विश्व गुरु कहाँ है। हम तो अपनी 4 डेड बॉडियाँ भी अमेरिकन से नहीं ले सके, अमेरिकन के सामने एहतजाज भी नहीं कर सके। तक ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी हमेशा से ये क्लेम कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। नरेंद्र मोदी कितने अरसे से ये क्लेम कर रहा था कि वो एक चौथी सुपर पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है, लेकिन जब हकायक आए तो पता चला कि पाकिस्तान, जो कि उससे फौजी लिहाज से 8 गुना कम सलाहियत रखता है, उसके बावजूद वो मार खा गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छी डिप्लोमेसी का मौका दिया। Out of 193 countries under the umbrella of United Nations, Pakistan was the only one जिसने ये मौका हासिल किया, और उसने, वो कहते हैं ना, who dares win, तो उसने जो है वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि जी मैं सालिसी करवाऊंगा,
बड़ा मुश्किल अमल था और आपने देखा इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इस सारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है पाकिस्तान का किरदार मस्बत रहा, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी जो कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बातें कर रहा था, वो खुद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया। रूस से दूरी हो गई, जो रूस से पहले सस्ता तेल मिल रहा था अमेरिका की खुशनुदी के लिए, उसने जो है अब सूरत हाल वहां तब्दील हो गई, वो सस्ता तेल नहीं मिल रहा। फिर इसी तरीके से अपना जो जहाज था, बहरी जहाज, ना सिर्फ उसको हिट कराया बल्कि 3 जो उसके सेलर्स थे उनको भी मरवा दिया। जी। और अमेरिका ने ये फिर बोला, मार्को रूबियो का बयान आया कि नोबडी डेयर्स, हमारे नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जाहिर है इसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर एक तूफान बच गया और दिल्ली को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। उनकी कांग्रेस जो है वो वहां बोल रही है, आड़े हाथों ले रही है, और जी। जो आजाद मीडिया है अदर देन गोदी मीडिया, वो और नरेंद्र मोदी का ब्लड प्रेशर लो होता चला जा रहा है। उनकी बातें सुन के उनका शुगर लेवल नीचे चला जाता है। अब ये तो यकीनन एक फायदा है पाकिस्तान की बार बार तारीफ करना, लेकिन अब इस तारीफ से बढ़कर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ डेवलप करनी पड़ेगी, मगरिब के साथ डेवलप करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के कर्जे माफ करवाने पड़ेंगे, पाकिस्तान को मोर फेवरेट नेशन डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, तिजारत का हुजम बढ़वाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमारे अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म है, उस दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर हमें अमेरिका से खुल के बात करनी होगी कि आपने जो $7.1 बिलियन का असला वहां जो सीनियर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक आप वहां छोड़ गए हैं, जो दहशतगर्दों के जरिए हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप 2021 के बाद से तकरीबन $18 बिलियन से ज्यादा आप अफगान हुकूमत को दे चुके हैं और माहानावार $160 मिलियन आप अदा कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है वो जितनी दहशतगर्द, जो कि आज हमें पता है कि जो सेपरेटिस्ट हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनके तमाम जो कड़ियां हैं वो जनीवा में जाके मिल जाती हैं और वो वहां बैठे हुए खुलेआम दहशतगर्द। अब जबकि अमेरिका ने PLA और मजीद ब्रिगेड को डिक्लेयर किया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उनके अकाउंट्स क्यों नहीं बंद हो रहे, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, और साथ ही साथ उनके जितनी भी वेबसाइट्स हैं और उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, अबैटर्स हैं, उनको क्यों नहीं जो है वो खत्म। सर, ये बहुत बड़े सवाल आते हैं। मुझे एक गुल साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, साथ ही रहिएगा। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे कि क्या तय है कि फैसला जो होने जा रहा है, जो गुल साहब ने सब बड़े अहम नुकात उठाए, मगर इसके साथ साथ वापस आके ये भी मैं पूछूंगा कि क्या तय है कि कोई फैसला ऐसा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत पाकिस्तान की अस्करी और जो जमहूरी क़यादत है वो इस बात पे भी जोर दे कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी जो है उसको भी आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस भी ख़त्म होना चाहिए। वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे।